नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज की सीरीज रहने वाली जीके की रहने वाली। साथियों, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या फिर ऐसे ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना आज से ही। और हम आपको आरपीएफ एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। साथियों, आरपीएफ के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए गए हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपकी इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और चैनल पे पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है साथियों जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो भाग चौथा है ना, भाग चौथा है वो भारतीय किससे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। याद कर लेना, भाग चौथा है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और भाग तीसरा है वो किसने मौलिक अधिकार से संबंधित है, किसके मौलिक अधिकार संबंधित है, भाग तीसरा। और चौथा है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रकों का एक गलत युग्म है। कौन सा है एक आर्थिक क्षेत्रकों का गलत युग्म है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए साथियों क्या आंसर हो जाएगा। तो गलत युग्म में देखिए, यहाँ पे मत्स्य प्राथमिक, यहाँ पे मत्स्य है वो प्राथमिक क्षेत्र के हैं, ठीक है। बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र के हैं, सॉफ्टवेयर है ये कंपनी जो तृतीय क्षेत्र के हैं, लेकिन परिवहन है ये द्वितीय क्षेत्र का नहीं है। ऑप्शन परिवहन है जो द्वितीय क्षेत्र का नहीं है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है साथियों, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बताइए साथियों, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातक डिग्री वाले युवा होते हैं वो नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बताइए साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक बेरोजगारी की, ठीक है, शैक्षणिक बेरोजगारी के। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही उत्तर। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है साथियों। तो ये करता है, कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। कौन, आरबीआई है भारत में रेपो दर वो निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है साथियों, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है। किस प्रकार के सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है। तो एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय, कुलीन तंत्रीय या फिर धनिक तंत्रीय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, लोकतंत्रीय, ठीक है, लोकतंत्रीय दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को से छीन ली जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। कारावास है, निषेधाधिकार है, तख्ता पलट है या फिर सेंसरशिप है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सेंसरशिप हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं है। इसमें से कौन सा है वो एक संसद का हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री हैं, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर भारत के राष्ट्रपति हैं। बताइए साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। साथियों, संसद का तो एक हिस्सा होता है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का वो सदस्य नहीं होता है, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधित करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है। तो संशोधन करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत था, वो कौन था। तो साथियों वो मैगस्थनीज था, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। कौन था, मैगस्थनीज। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। तो साथियों ए ओ हयूम ने, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय साथियों भारत के वायसराय उस समय कौन थे। तो साथियों वायसराय उस समय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वर्ष में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे आए थे।
किस वर्ष भारत महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? बताइए साथियों। तो साथियों 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लगभग 21 वर्षों के बाद वो भारत आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो ये की थी धम्म महामत। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रयों को मान्यता प्राप्त हुई थी? जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रयों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 6, 4, 8 या फिर 2? तो साथियों ये हुई थी 4। किसकी? 4 4 की यहाँ पे यात्रा वर्णित हुई थी। ठीक है, मान्यता। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि जो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट एन यानी कि नॉर्थ तथा अक्षांशों के बीच जो फैली हुई है वो कहाँ से तक कहाँ तक है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए साथियों। तो वो फैली हुई है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ये फैली हुई है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से। ऑप्शंस कौन सा? नॉर्थ से। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सही उत्तर। तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर पश्चिम में भारत के किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? उत्तर पश्चिम में भारत के किन दो देशों के साथ थल सीमा वो साझा करता है? तो बताइए साथियों। उत्तरी पश्चिम में, यहाँ पे देखना है आपको, उत्तरी पश्चिम में तो वो साझा करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। किसके? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। उत्तरी पश्चिम में आपको दिशा याद रखनी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में। थाल, भोर तथा पाल घाटियां में दर्रे हैं, तो कौन से दर्रे हैं वो इस थाल है, भोर है, पाल है, घाटिया में है? बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन सी हैं? ये दर्रे हैं पश्चिमी घाटिया में दर्रे हैं। थाल हैं, भोर हैं, पाल हैं, ये पश्चिमी घाटियों में दर्रे हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य कथन नहीं है? यहाँ पे इसमें से तो पढ़कर आपको बताना है यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए साथियों, उसमें पूरे वर्ष पानी रहता है, बिल्कुल रहता है, ये भी कथन सही है। वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, कहीं न कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करते हैं, ये सही है। ठीक है। उनमें से ज़्यादातर बारहमासी होती है, बिल्कुल होती है। तो ऑप्शंस कौन सा गलत हो रहा है? दूसरा हो रहा है ना, तो दूसरा यहाँ पे कथित सत्य कथन नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2। और बाकी तीनों हैं ये सही है, इसको भी आपको पढ़ लेना है इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के तट खाली जगह अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक प्राप्त करते हैं? तमिलनाडु के तट पर बताना है कि कहाँ से कहाँ तक, किस महीने से किस महीने तक अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। बताइए इसका आंसर। तो साथ ये करते हैं अक्टूबर से नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है। तमिलनाडु के तट हैं वो अक्टूबर से नवंबर तक अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण अब्रक युक्त पेग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? देखिए अब्रकटाइट पेग्मा पेग्मा ठीक है, पेग्माटाइट संपन्न राज्यों में से कौन सा नहीं है? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मापक का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? मापन का अर्थ किसी ज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, तो उसे साथियों क्या कहा जाता है? तो साथियों उसे कहा जाता है इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? चमकदार वस्तुएं, प्रकाशमान वस्तुएं, चमकीली चकमीली चमकीली वस्तुएं या फिर उज्ज्वल वस्तुएं, तो क्या कहलाती हैं साथियों? तो साथियों वो कहलाती हैं प्रकाशमान वस्तुएं। क्या हैं क्वेश्चंस? क्या है एक बार दोबारा देखिए कि सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती हैं। विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल को टर्मिनल करती हैं, तो नेगेटिव करती हैं, पॉजिटिव करती हैं, न्यूट्रल करती हैं या फिर रहित करती हैं। विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर
विद्युत सेल को टर्मिनल करती हैं। तो क्या क्या करती हैं इसको साथियों? तो वो क्या करती हैं? तो करती हैं आपकी बिल्कुल पॉजिटिव करती हैं। क्या करती हैं? पॉजिटिव करती हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता है? कौन सा इसमें से रोग है विषाणु वायरस के द्वारा नहीं होता? तो पोलियो है, चेचक है, स्लेस्मिक ज्वर है या फिर आंत्र ज्वर है? कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे आंतर जवर हैं, आंतर जवर। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आंतर जवर है रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है साथियों, एक इमारत में ईंटें जीवों में खाली जगह के समान हैं, तो कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों, ग्रंथियों। एक इमारत में ईंटें जीवों में खाली जगह के समान होते हैं, तो कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों या फिर ग्रंथियों में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कोशिकाओं। ऑप्शन पहला हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। तो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। डेली आपको क्लास मिलती रहेंगी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है। धन्यवाद।